नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज के 3 विषय। आरएसएस के घर में घुसकर कांग्रेस की मेगा रैली के मायने क्या है? दूसरा, अचानक पीके कांग्रेस की तारीफ क्यों करने लगे हैं? और तीसरा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के नेता द्वारा बिछाए मोदी जी के जाल से कैसे निकलेगा इंडिया गठबंधन? इन तीनों विषयों में विस्तार पूर्वक बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि प्रत्येक महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त वन टाइम भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी होती है। तो आज कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस था और बड़ी एक मेगा रैली मतलब आरएसएस का गढ़ जो कहा जाता है नागपुर। अब नागपुर का जो चुनाव किया गया उसके कई मायने हैं, क्योंकि जो आरएसएस वाले हैं, जो आरएसएस की विचारधारा मानते हैं, उनके लिए तो भाई नागपुर में आरएसएस का जो केंद्रीय कार्यालय है वो मंदिर जैसा है। लेकिन इस देश का जो संविधान है और उस संविधान को लिखने वाले बाबा साहब अंबेडकर की जो दीक्षा भूमि है वो भी नागपुर में है। बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा इसी नागपुर में ली थी और इसलिए वो एक बहुत सिग्निफिकेंट बात है। सिग्निफिकेंट बात इसलिए है कि आज अच्छा उस रैली को आज मतलब मेगा रैली इसलिए बोला जा रहा है कि कांग्रेस के जितने जो टॉप लीडरशिप है, चाहे वो खड़गे साहब हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी, सब चीफ मिनिस्टर, राज्यों के पार्टी अध्यक्ष, इनफैक्ट अशोक गहलोत साहब तो एक दिन पहले ही पहुंच गए थे ये, और महाराष्ट्र की तो पूरी पार्टी थी ही, राजस्थान की पार्टी, ये सारे लोग वहां पहुंच के एक संदेश दे रहे थे। और संदेश में जो मुख्य बात है उसमें मुख्य रूप से जो थीम लाइन है और जिसको खड़गे जी ने भी अंडरलाइन किया, राहुल गांधी ने भी अंडरलाइन किया, चीज बिल्कुल क्लियर है। एक आरएसएस की विचारधारा है जो हम और आप देख रहे हैं, जिसको राहुल गांधी नफरत की बात करते हैं कि भाई ये जो आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग हैं वो इस देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और हमको और आपको ये कई बार लगा भी है, क्योंकि राहुल गांधी उस नफरत के बाजार में जब प्रेम की दुकान, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं तो उसका मुख्य यह है, आरएसएस या बीजेपी की जो जो कैच लाइन है, जो थीम है, वो अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत है। उनको उनको तंग करो, उनको मतलब उनको साफ साफ ये करो कि भाई आप दोयम दर्जे के नागरिक हैं। इस तरह की बातें आरएसएस और बीजेपी लगातार करती रहती है। और मोटे तौर पर उनसे कहेगी कि नहीं नहीं बात में, लेकिन जब कर्म की बात आएगी तो उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रखेगी। इसके सामने राहुल गांधी लगातार मोहब्बत, प्रेम, और ये इस देश की जो अंडरलाइन थीम है, कोई राहुल गांधी उसी चीज को याद दिलाते हैं। तो नागपुर में जो संदेश है मुख्य रूप से वो आरएसएस की विचारधारा वर्सेस डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचा हुआ इस संविधान की विचारधारा के बीच की लड़ाई है। हालांकि कांग्रेस में जो जो पैसे हम लोग हैं और इस देश का एक बड़ा तबका गांधी की विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा को आमने सामने मानता है, लेकिन यहाँ पे जो चूंकि नागपुर चुना गया है और डॉक्टर अंबेडकर की बात हो रही है तो संविधान की भी बात है। क्योंकि आज इस देश के किसी भी नागरिक के लिए जो सबसे पहला उसका उसका धर्म ग्रंथ कह लीजिए, उसकी बाइबल कह लीजिए, उसकी रामायण कह लीजिए, उसकी कुरान कह लीजिए, वो इस देश का संविधान है। और फिर हमारे धर्म आते हैं। धर्म को हम घर की चौखट के भीतर प्रैक्टिस करते हैं, संविधान को हम घर की चौखट से जैसे ही बाहर निकलते हैं, इस देश का संविधान हमारे लिए सर्वोपरि होता है, जिसको बीजेपी नहीं मानती। और मुझे तो सुन के हंसी आती है बीजेपी के, मैंने वरिष्ठ लोगों के एक नहीं तमाम मीम और इंस्टाग्राम में पोस्ट देखी है, इंडिया दैट इज भारत, ये भारत कैसे हो सकता है, अरे इंडिया कैसे हो सकता है, मतलब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया दैट इज भारत को भी अब ये लोग चैलेंज करने लगे हैं। ये लोग सिर्फ इसी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, ये रोज कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान की जो को डायरेक्टली चैलेंज करते हैं। एक तो ये है।
दूसरा वहां पे जो जो थीम लाइन दी गई, वो दी गई है तैयार हम। अ, ये बहुत पहले एक मैं आजाद हूं पिक्चर आई थी, अमिताभ बच्चन ने उसमें रोल किया था, और ये थीम वहां से है तैयार हम, कि मतलब हर जुल्म, हर तरह के अन्याय, हर तरह का जो अत्याचार, हर तरह की जो नफरत, उसके अगेंस्ट लड़ने को इस देश की जनता तैयार है। और ये थीम लेके कांग्रेस ने आज अपनी रैली की, और उसका नारा ही दिया है तैयार। मैं इस बात को अंडरलाइन बार बार इसलिए कर रहा हूं कि बीजेपी को अगर आप देखिए तो एक एक नई सोच भी डालनी होगी। वो होता है ना, मोदी वर्सेस कौन, मोदी वर्सेस कौन, मोदी वर्सेस, जो मेरे ऑफिस के कुछ साथी लोग कहते हैं कि बहुत क्लियरिटी अब आती जा रही है। मोदी वर्सेस क्या? एक तरफ मोदी जी हैं, जो जो लोगों का पोशाक देख के उनका धर्म जान लेते हैं, और एक तरफ इस देश की जो मूलभूत आइडिया ऑफ इंडिया है, इस भारत की जो मूल भावना है, उसको बचाने के प्रयास बिल्कुल साफ साफ किया जा रहा है। और मोदी जी के अगेंस्ट क्या दे रहा है ये इंडिया गठबंधन, वो धीरे 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 क्लियर होता जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये जो बीजेपी बार बार कहती है ना, घर में घुस के, घर में घुस के, तो आरएसएस के घर में घुस के कांग्रेस की मेगा रैली जो हुई है, वो एक संदेश देना चाह रही है पूरे देश में कि हम विचारधारा की लड़ाई पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। सीट, देश में सीट आना, ये आना, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ उस लार्जर लड़ाई का है। लेकिन ठीक है, चुनावी राजनीति में सीट आना और चुनाव जीतना भी बहुत अहम होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है नॉट एट द कॉस्ट ऑफ विचारधारा। और मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर से कह दूं, भारत न्याय यात्रा का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है आज की तारीख में, वो मणिपुर, नागालैंड और मेघालय में से होकर जब वो यात्रा निकल रही है असम से, तो हमें फिर से याद दिला रही है कि भारत एक खूबसूरत देश है, जिसकी एक खूबसूरत 4 प्रदेश को बीजेपी और मोदी जी भले ही भूल गए हो, लेकिन देश, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन नहीं भूला है। अब दूसरी बात, अचानक पीके कांग्रेस की तारीफ क्यों करने लगे हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर जी के उसमें एक सस्टेनेबल चेंज आया है। प्रशांत किशोर जी बहुत 1-1.5 साल से एक्टिव हैं, जनसुराज यात्रा निकाल रहे हैं। असल में क्या हुआ, पहले वो बीजेपी को उन्होंने बताया, फिर वो नीतीश जी के साथ भी रहे, फिर वो ममता जी के साथ रहे। ममता जी के साथ के बाद उन्होंने एक नॉन यूपीए गठबंधन करने की पेशकश की थी, जिसके लिए उन्होंने काफी प्रयास किया था शरद पवार के, लेकिन वो नॉन स्टार्टर रहा, वो स्टार्ट नहीं हो पाया वो वाला प्रयास। फिर पीके साहब ने एक जन स्वराज यात्रा पूरे बिहार में निकाली, वो बड़ी यात्रा है, और वो एक एक गांव जा रहे हैं, गांव में बैठ के चौपाल कर रहे हैं। अब कहीं ज्यादा लोग आ रहे हैं, कहीं कम लोग आ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई जितना लाव लश्कर लेके चल रहे हैं, तो लोगों का ये भी मानना है कि ये बिना बीजेपी के सपोर्ट के नहीं हो सकता है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर इसका एक्सप्लेनेशन ये देते हैं कि उनके जो पुराने साथी हैं, और प्रशांत किशोर का देखिए, इस समय एक चीज बता दें, देश का कोई भी जो इस समय के करंट लोग हैं, जो किसी पार्टी को कंसल्टेंसी दे रहे हैं, किसी पार्टी के एडवाइजर हैं, सबने प्रशांत किशोर के विश्वविद्यालय से ही अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वो प्रशांत किशोर के साथ कहीं ना कहीं अटैच रहे हैं। आप किसी का नाम ले लीजिए, नाम मैं इन पर्टिकुलर कोई भी नाम जो है, वो प्रशांत किशोर विश्वविद्यालय से ही निकला हुआ है। जो ये एडवाइजरी और कैसे डेटा वो करो और कैसे दूसरे को करो, ये सब जो चुनावी रणनीति वाला और एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, वो उसमें प्रशांत किशोर को कोई कुछ छू नहीं सकता है। तो उसमें उनका एक वो है। प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि मेरे पुराने बहुत से लोग जिनके साथ मेरी मतलब वो कहते नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है भाई उन्होंने किसी के साथ अच्छा किया है, किसी के साथ वो किया के साथ उनके अच्छे संबंध रहे हैं। तो आज उन लोगों से वो कह रहे हैं कि भाई आप एक गाड़ी अपने सहयोग के रूप में हमें दे दी। इस तरह से उन्होंने गाड़ियों के जुगाड़ किए हैं, ऐसा वो कहते हैं। दूसरा, एक दो तीन चीजें इसलिए जरूरी है। प्रशांत किशोर, ये वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने कांग्रेस के सामने एक नॉन यूपीए गठबंधन की कोशिश की थी। लेकिन अब वो ये अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक बयान दिया कि भाई जो मेरी आइडियोलॉजी है वो गांधी की आइडियोलॉजी है,
और इस समय जो करंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें कांग्रेस के साथ मेरी नियरेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा उसी से मेल खाती है। तो चक्कर क्या है कि जैसे इन लोगों को थोड़ी कभी कभी झिझक होती है ना, तो वो झिझक तोड़ के, वो झिझक में ये नहीं कह पा रहे हैं कि मैं कांग्रेस के साथ, लेकिन वो कांग्रेस को इनडायरेक्टली बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने आज एक एक बड़ा हमला किया मोदी जी के ऊपर। प्रशांत किशोर जी ने कहा, एक दो दिन पहले का उन्होंने ये कहा है कि अगर मोदी, उन्होंने कहा बिहार के व्यक्ति जब 10-15-20 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए अपना घर छोड़ के ट्रेनों में लद के घर से दूर सब कुछ कष्ट सह के उस नौकरी के लिए बाहर जाता है, तो मुझे ये बताएं कि मोदी जी ने बिहार के सुधार के लिए अगर एक भी मीटिंग की हो, तो आज मैं मोदी जी का झंडा लेकर के कहीं भी चलने को तैयार। ये एक तरह से उन्होंने चैलेंज दिया है मोदी जी के उन सारे लोगों को जो मोदी जी मोदी जी मोदी, क्योंकि भाई मोदी जी ने मैंने, अगर आपको याद हो, बिहार की खिल्ली कैसे उड़ाई थी, बिहार के डीएनए को मोदी जी ने चैलेंज किया था। जब जब उस समय पे नीतीश कुमार के साथ पीके थे और इन लोगों ने अपने बाल काट काट के कई कई पोस्ट कार्ड और वो भेजे थे कि भाई डीएनए देख लो, डीएनए देख लो। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर एक भी पिछले 10 साल में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक भी मीटिंग की हो, तो मैं मोदी जी का झंडा ढूंढने को तैयार हूं। और ये उनका खुला चैलेंज है कि मोदी जी किस तरह से बिहार को इग्नोर करते आए हैं। दूसरा मैं एक चीज और कहूंगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जब वो आज मोदी जी को इस तरह से अब चैलेंज कर रहे हैं, तो चुनाव रह गया है 2-3 महीना। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को भी अपनी मुट्ठी खोलनी पड़ेगी और अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। पुरानी बातों को भूलना होगा, किसने क्या कहा, किसने किससे कहा, किसने किसको देख के चिढ़ाया, किसने ललचाया, जो हुआ सो हुआ। क्योंकि आज आपके सामने एक ज्यादा बड़ी समस्या है, क्योंकि देश का लोकतंत्र और संविधान, ऐसा बहुत से लोगों का मानना है, अगर बीजेपी फिर से आती है तो वो एक अपने तरह से उसको चलाएगी, उसका अपना एजेंडा है, जो संविधान को चेंज भी करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे माहौल में अगर पीके, मतलब प्रशांत किशोर जी कहीं इंडिया गठबंधन के पास आना चाहते हैं, और अगर उनको इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं, तो वो ठीक ही रहेगा। क्योंकि प्रशांत किशोर की, मतलब मैं उस पॉलिटिक्स को मैं बहुत सब्सक्राइब नहीं करता हूं, लेकिन माहौल बनाने में इस देश में कौन डेटा कैसे होता है, कौन कहां होता है, किसको क्या करो, इसमें उनका कोई सानी नहीं है। मैं इसको भी मानता हूं। मैं ये भी मानता हूं कि केवल उसी की वजह से कोई नहीं जीत सकता है, लेकिन कुछ माहौल बनने में जरूर काम हो जाएगा। उन्होंने एक दो चीजें और की हैं। वो पिछले 1 साल से जब घूम रहे हैं, तो केवल जेडीयू, नीतीश कुमार और आरजेडी पे हमला कर रहे हैं। वो कभी तेजस्वी जी के डिग्री की, मतलब शिक्षा की बात करते हैं, नीतीश जी की बात करते हैं। और वो अभी उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि भाई देखिए, ऐसा है कि जीरो सांसद वाली पार्टी, जीरो सांसद वो तंज कसते हैं आरजेडी के ऊपर, वाली पार्टी कैसे डिसाइड करेगी कि पीएम फेस कौन होगा। अब हालांकि जो नॉन, मतलब उनके जो विरोधी है, उनको लगेगा नहीं नहीं ऐसे कैसे, लेकिन जब वो बात करते हैं तो वो लॉजिक के साथ करते हैं। उनकी लॉजिक को जनरली डिफाइन करना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने फिर एक बार बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस देश में केवल कांग्रेस ही इस जो करंट राजनीति है उसमें विकल्प दे सकता है, और उसी के नेतृत्व में जो भी अगर कोई कार्रवाई होती है या कोई जन आंदोलन बनता है या इलेक्शन लड़ा जाता है, तो उसके नेतृत्व में ही लड़ना होगा। ये वो कई बार कह चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर दूसरे खेमे में जाके बैठे, इससे अच्छा जो विपक्ष का खेमा होगा, अगर उसमें आके बैठ जाते हैं तो उनसे मदद ही मिलेगी, वो लाइबिलिटी तो नहीं होंगे, ये तय है। अब तीसरी बात कर ली जाए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के नेतृत्व द्वारा मोदी जी ने जो जो जाल बिछाया है, उससे कैसे निकलेगा इंडिया गठबंधन। मोदी जी को और बीजेपी के रणनीतिकारों को यह लग रहा है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वो कर रहे हैं, उसमें वो सबको न्योता दे रहे हैं अपने हिसाब से, और उस न्योते में आने के बाद वहां पे जो अभी तक था, भाई जो मैंने सुना है, जो मेरी बात जो मुझे मालूम है, उसमें मोदी जी भाषण देंगे, योगी जी भाषण देंगे एज चीफ मिनिस्टर, और उसमें भाषण देंगे मोहन भागवत जी।
अब वो एटमॉस्फेयर ऐसा बना रहे हैं कि एक तरफ तो वो ये कहेंगे कि हमने सबको बुलाया, हमने कोई भेदभाव नहीं किया। दूसरी तरफ वो माहौल चंपत राय जी जो साफ-साफ कहे हैं कि हम बुला तो रहे हैं अडवाणी जी को, लेकिन आना नहीं चाहिए। तो एटमॉस्फेयर ऐसा बना देंगे कि विपक्ष के लिए वहां उसको अटेंड करना भी मुश्किल हो जाए। तो आइडियली क्या है, वो जो अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी के साथ काम कर रहे हैं, उनका दूसरी वजह से उनके कारण ये है क्योंकि मोदी जी को लगता है कि अटेंशन थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा, तो विपक्ष का कोई भी आएगा तो मोदी जी से अटेंशन थोड़ा डाइवर्ट होगा। तो वो स्थितियां ऐसी पैदा कर रहे हैं जिसमें बुलाया भी, और स्थिति ऐसी अगर मोहन भागवत का वहां भाषण होना है और केवल उनको सारे विपक्ष के नेताओं का हो रहा हो तो समझ में आता, उनका अगर भाषण होना है तो किसी भी विपक्षी पार्टी क्यों आके मोहन भागवत जी के से ज्ञान लेगी। तो वो कुछ ना कुछ एक ग्राउंड लेवल पे इस तरह की बातें भी करेंगे। अब उनके हिसाब से ये मास्टर स्ट्रोक है कि जो नहीं आएगा उसको उनकी उनके पार्टी के नेता, उनकी ट्रोल आर्मी और जो उनका सरकारी मीडिया, ये सब कहेंगे कि देखिए ये रामद्रोही है। सीताराम येचुरी जी ने कल कम्युनिस्ट पार्टी का रुख साफ कर दिया कि वो नहीं आ रहे हैं, और उन्होंने कारण ये बताया क्योंकि इस देश का जो सेकुलर, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर है, और उसमें इस देश के स्टेट और पर्सन और व्यक्तिगत उसमें चेंज में भेद है। स्टेट कभी भी रिलीजियस फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, किसी भी रिलीजियस फंक्शन में स्टेट का ये काम नहीं है। पर्सनल कैपेसिटी में जो भी किसी भी पद पे बैठा, वो पर्सनल कैपेसिटी में अपना अपना धर्म सभी लोग मानते हैं और वो करते हैं। अब इसके बाद अब ये शुरू हो गया है कि देखिए ये सब है और ये सब तो रामद्रोही हैं और ये लोग नहीं चाहते। अच्छा, अब इसमें कहते हैं ये लोग नहीं चाहते हैं राम मंदिर बने। बार बार एक चीज ये है कि राम मंदिर इनके चाहने से, राम मंदिर टेक्निकली नहीं। अब वो आपने, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं कि वो कोर्ट वर्डिक्ट कैसे हुआ और उसमें किसको क्या दिया गया और कौन एमपी बना कौन एमपी नहीं बना, गोगोई साहब ने क्या कैसे लेड किया उसको। लेकिन ये फैक्ट है कि राम मंदिर आज कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है। वो बीजेपी उसमें जबरदस्ती, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बीजेपी से उसका क्या लेना देना भाई। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, कोर्ट ने कहा कि ये किस तरह के का ट्रस्ट बनाइए और वो मंदिर बने। लेकिन बीजेपी अपने हिसाब से ऐसा वो कर चाल चल दे रही है कि ये मामला बिल्कुल गड़बड़ हो जाए। मुझे एक ही चीज लगती है, मुझे सिर्फ ये लगता है कि इसके लिए जो भी निर्णय ले वो इंडिया गठबंधन के लेवल पे होना चाहिए। जैसे संसद में हमने ये निर्णय लिया, अब ये लाख कहते रहे संसद चलने दी नहीं चलने दी, भाई 146 लोगों को आपने सस्पेंड किया, वो देश में एक संदेश गया है कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। उसी तरह से ये निर्णय इंडिविजुअल पार्टी की जगह, मतलब सीताराम येचुरी या कांग्रेस या आरजेडी या जेडीयू या एसपी या इनकी जगह ये निर्णय इंडिया गठबंधन द्वारा लेना चाहिए। अब उनकी जो भी मीटिंग हो उनको ये तय करना चाहिए कि ये हम लाइन ले रहे हैं, जाना है तो जाए, नहीं जाना है तो नहीं जाए। और इन्होंने बहुत महीन काम ये किया है कि चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाया है, क्योंकि जैसे ही ये चीफ मिनिस्टर को बुलाएंगे तो प्रोटोकॉल इस देश का ये कहता है कि उसमें चीफ मिनिस्टर को भी अहमियत देनी होगी। और वहां अगर अगर उस स्टेज पे आप ये बताइए मनोहर खट्टर प्रेजेंट हो और उनके सामने ममता बनर्जी हो तो कौन किसको पूछेगा। वहां पे वो शर्मा जी मध्य प्रदेश के प्रेजेंट हो और सीतारामैया हो तो कौन किसको पूछेगा। वहां पे माफ कीजिएगा, शर्मा जी राजस्थान वाले हैं, ये जो अपने मध्य प्रदेश वाले यादव जी हैं ये प्रेजेंट हो और उनके सामने नीतीश कुमार हो, कौन किसको पूछेगा। तो अगर एक तरफ स्टालिन इनके वहां प्रेजेंट हो और उनके सामने इनका इनका कोई भी पार्टी का रख लीजिए, वहां केवल एक व्यक्ति बीजेपी की तरफ से जो चीफ मिनिस्टर के तौर पे कुछ ड्रॉ कर सकता है, अच्छा है बुरा वो अलग बात है, वो योगी आदित्यनाथ है। इसके अलावा बाकी सारे चीफ मिनिस्टर इंडिया गठबंधन के जो भी चीफ मिनिस्टर आएंगे उनके सामने वो बिल्कुल फ्यूज लाइट जैसे लगेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वो उनके सामने नहीं चमक पाएंगे। तो उन्होंने बहुत बहुत शातिराना ढंग से चीफ मिनिस्टर को इस फंक्शन में बुलाया। हम पार्टी अध्यक्षों को बुला रहे हैं, इस तरह के एक स्टेटमेंट लिया गया। लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया गठबंधन को इन टोटलिटी एक साथ ये निर्णय लेना चाहिए कि हम इसको मतलब हम इसको अटेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, और वो एक संदेश एक साथ जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।